मान लीजिए कि एक बहुत ही महफूज जगह है। मतलब बहुत ऊंची दीवारें हैं, भारी भरकम लोहे के दरवाजे हैं और हर तरफ कड़ा पहरा है। कोई किला या महल जैसा। हाँ बिल्कुल। और आमतौर पर ऐसी जगह के बारे में सोचकर हमें बहुत सुकून मिलता है। हम ये मान लेते हैं कि बाहर का कोई भी खतरा इन दीवारों को पार नहीं कर सकता। सही बात है, हम चैन की नींद सो जाते हैं ये सोचकर कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो खतरा बाहर हो ही ना। अच्छा। हाँ, क्या हो अगर वो खौफनाक चीज उसी किले के अंदर आपके बिल्कुल बगल वाले कमरे में आजादी से घूम रही हो। अरे बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम एक ऐसी ही दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं। आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय है बंगाल की एक बेहद मशहूर लोक कथा, नील कमल और लाल कमल। वाह, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बाहर से देखने पर यह किसी आम परिकथा जैसी लगती है ना? हाँ, लेकिन असल में अगर हम इसके अंदर छुपे जादुई यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक रहस्यों और षड्यंत्रों को खंगालें तो ये किसी बेहद डार्क और आधुनिक थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। और यही बात लोक कथाओं को इतना खास बनाती है। मतलब अक्सर हम इन्हें बस बच्चों की कहानियां मानकर खारिज कर देते हैं। जो कि बहुत बड़ी गलती है। एकदम सही कहा। असल में ये इंसानी स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों को समझने का एक बहुत पुराना तरीका है। जब हम जादुई यथार्थवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हवा में उड़ने वाले कालीन या बोलने वाले जानवर नहीं होता। तो फिर इसका असली मतलब क्या है इस कहानी के संदर्भ में? इसका मतलब है हमारी मानसिक उलझनों, हमारे गहरे आघातों और हमारे सबसे बड़े डरों को एक भौतिक आकार देना। मतलब एक ऐसा रूप देना जिसे छुआ और देखा जा सके। वाह, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और इस कहानी की शुरुआत ही उस भौतिक डर से होती है जो राजमहल के अंदर पनप रहा है। वो महल वाला हिस्सा। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा की दो रानियां हैं। अच्छी रानी का एक बेटा है जिसका नाम है कुसुम और दूसरी रानी का बेटा है अजित। दोनों भाइयों में बहुत गहरा प्रेम है। जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशानी कहीं और है। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये कि दूसरी रानी इंसान है ही नहीं, वह भेष बदल कर रह रही एक रक्त पिपासु राक्षसी है। और ये प्रतीकवाद बहुत गहरा है ना? मुझे हमेशा से ये बहुत दिलचस्प लगता है कि राक्षसी यहाँ केवल एक सींगों वाले दानव का रूप नहीं है, बल्कि वो इस धोखे का प्रतीक है जो हमारे सबसे सुरक्षित स्थानों में मौजूद हो सकता है। बिल्कुल, एकदम। और वो राक्षसी रानी सत्ता के केंद्र में बैठी है और किसी को भनक तक नहीं है। और कहानी बताती है कि उस राक्षसी को दोनों भाइयों का प्रेम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी दृष्टि शक्ति, मतलब एक तरह के जादुई प्रभाव से अच्छी रानी का खून दूर से ही चूसने लगती है। मतलब बिना छुए? हाँ, और अच्छी रानी धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुराई एक झटके में हमला नहीं कर रही है, वो एक धीमे जहर की तरह काम कर रही है। ये तो बहुत भयानक है। और फिर महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है ना। हाथी, घोड़े और गाय रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि जब किसी व्यवस्था के शीर्ष पे ही भ्रष्टाचार या बुराई बैठ जाए तो उसका असर सबसे पहले उस व्यवस्था की बुनियाद पर पड़ता है। बिल्कुल, जानवरों की मौत उसी का संकेत थी। और फिर आती है वो रात जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो राक्षस के हमले वाली रात। हाँ, महल के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस घुस आता है और कुसुम को खाने लगता है। राजा जाग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कर पाते, वो राक्षसी रानी राजा पर अपना एक बाल फेंकती है और राजा वहीं के वहीं जड़ हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। ये हिस्सा बहुत ही डार्क है। मतलब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसका बेटा उसके सामने एक राक्षस का शिकार बन रहा है, पर वो अपना हाथ तक नहीं उठा सकता। ये तो किसी भयानक स्लीप पैरालिसिस वाले बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक है ना? वो बस बेबस होके देख रहा है। और पता है, ये दृश्य सिर्फ डरावना नहीं है, ये सत्ता की बेबसी का एक बहुत गहरा रूपक है। राजा जो पूरे राज्य का रक्षक है, जिसके पास सेना है, हथियार हैं, वो एक अदृश्य घरेलू बुराई के सामने पूरी तरह लाचार है। बिल्कुल। वो बाल जो रानी ने फेंका, वो असल में उस नियंत्रण का प्रतीक है जो धोखेबाज लोग अपने करीबी लोगों पर हासिल कर लेते हैं। एक तरह का ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट, जहां असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही था। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। अजित का जागना। हाँ, अजित जो खुद उस राक्षसी का सगा बेटा है, वो जाग जाता है। वो देखता है कि उसका भाई कुसुम खतरे में है। अब तर्क तो ये कहता है कि अजित की रगों में भी राक्षसी खून है।
उसे तो उस राक्षस का साथ देना चाहिए था, है ना? या कम से कम चुप रहना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन अजित बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और उस राक्षस के सर पर इतनी जोर से घूंसा मारता है कि राक्षस दर्द से चीख पड़ता है। राक्षस सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग जाता है। सोना। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, अजित अपने ही खून, अपनी ही प्रजाति के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? ये खून के रिश्तों से ज्यादा किसी और चीज को तो नहीं दर्शाता। यही इस कहानी का सबसे शानदार मनोवैज्ञानिक पहलू है। लोक कथाओं में अक्सर एक नियम होता है कि जैसा खून वैसा इंसान। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन यहाँ वो नियम टूट जाता है। अजित का ये कदम नियति बनाम चुनाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भले ही अजित का जन्म एक राक्षसी से हुआ हो, भले ही उसकी जेनेटिक्स उसे एक दानव बनने की ओर धकेल रही हो, लेकिन वो अपने भाई के प्रति प्रेम और करुणा को चुनता है। बिल्कुल। बुराई के सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर उसी के घर में पैदा होता है। वो देखता है कि उसके सामने जो हो रहा है वो गलत है और वो अपनी नियति को नकार देता है। मतलब बुराई को अक्सर ये लगता है कि वो अपने जैसे लोगों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन करुणा उस नियंत्रण को तोड़ देती है। एकदम सही। और इस बगावत का जो परिणाम होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। हाँ, रानी का गुस्सा। मतलब जब राक्षसी रानी देखती है कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो वो गुस्से में इस कदर पागल हो जाती है कि वो अपने ही सगे बेटे अजित को जिंदा चबा जाती है। ये बहुत ही विभत्स दृश्य है। मतलब सोचिए, एक माँ अपने ही बच्चे को खा रही है क्योंकि उसने आजाद सोचने की जुर्रत की, और जब वो उसे खाती है तो उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिरता है। और फिर वो क्या करती है? इसके बाद रानी अपनी जादुई आराम छड़ी और विराम छड़ी को जला देती है और उस सोने और लोहे के टुकड़े को ले जाकर उड़ने वाली नदी के किनारे बांस के जंगल में गाड़ देती है। ये हिस्सा बुराई के आत्मविनाशकारी स्वभाव को बहुत गहराई से दर्शाता है। जब एक अत्याचारी शासक ये देखता है कि कोई उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो वो उसे नष्ट करने में ये भी नहीं सोचता कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। हाँ, उसने अपने ही बेटे को मार डाला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो बच गया वो क्या था? सोना और लोहा। कुसुम सोने जैसा कोमल था तो सोने का टुकड़ा बचा, और अजित लोहे जैसा मजबूत और अटल था तो लोहे का टुकड़े बचा। बिल्कुल। और उन्हें कहाँ गाड़ा गया? बांस के जंगल में। बांस जो लचीला होता है, जो तूफानों में झुक जाता है पर टूटता नहीं है। वाह, ये प्रतीकात्मक चीजें सच में बहुत गहरी हैं। ऐसा लगता है कि कहानी हमें बता रही है कि भले ही आप किसी को मिटा दें, लेकिन उसके सबसे बुनियादी गुण, उसका सोना और लोहा, कभी नष्ट नहीं होते। सही कहा। अंडे मिलते हैं, एक लाल और एक नीला, जो असल में वही धातु के टुकड़े थे। हाँ, लाल अंडे से, जो असल में वो सोने का टुकड़ा था, लाल कमल का जन्म होता है, और नीले अंडे से, जो लोहे का टुकड़ा था, नील कमल का जन्म होता है। ये एक तरह का पुनर्जन्म है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबसे दिलचस्प है। जन्म लेते ही दोनों राजकुमार एक ऐसे राज्य की ओर निकल पड़ते हैं जहां हर रात राक्षस आकर लोगों को खा जाते हैं। वहां के राजा ने घोषणा की है कि जो राक्षसों को मारेगा उसे राजपाट मिलेगा। और राजकुमारियों से शादी भी। हाँ, वो भी। पर मेरा सवाल ये है कि वो शांति से कहीं रह क्यों नहीं जाते? वो सीधा मौत के मुंह में राक्षसों के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो इंसान किसी गहरे मानसिक आघात, किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरता है, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। पिछले जन्म में वो दोनों शिकार बने थे, उन्हें उनके ही घर में मारा गया था। उस आघात ने उन्हें भीतर से बदल दिया है। बिल्कुल। सोना और लोहा अब उनका शारीरिक और मानसिक कवच बन चुके हैं। वो शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि बुराई छुपकर वार करती है। वो राक्षसों के राज्य में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुके हैं। वाह, मतलब उन्होंने अपने पिछले जन्म के ट्रॉमा को इस जन्म में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। एकदम। और वो ताकत केवल शारीरिक नहीं है। रात के वक्त जब दोनों भाई महल में छुपकर राक्षसों का इंतजार करते हैं, तो वहां लाल कमल जो रणनीति अपनाता है, वो मुझे सीधे सीधे किसी होम अलोन स्टाइल के जाल जैसी लगती है। हाँ, जहाँ एक कमजोर दिखने वाला बच्चा खतरनाक चोरों को अपने दिमाग से धूल चटा देता है। बिल्कुल वही। इस तरह की लड़ाई को हम असममित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। राक्षसों के पास अपार शारीरिक बल है। अगर लाल कमल सीधे उनसे कुश्ती लड़ने जाता तो वो एक पल में मारा जाता। तो उसमें दिमागी रणनीति का इस्तेमाल किया। हाँ, लाल कमल नियम बदल देता है। वो शारीरिक लड़ाई को एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल देता है।
जरा इस दृश्य को देखिए, ये बहुत ही मजेदार है। जब राक्षस अंधेरे में आते हैं और दरवाजे के बाहर से पूछते हैं कि घर में कौन जाग रहा है, तो लाल कमल अपनी तलवार की नोक को दरवाजे के नीचे से निकालकर कहता है कि ये मेरा नाखून है। और राक्षस घबरा जाते हैं कि अगर इसका नाखून इतना तेज है तो ये इंसान कैसा होगा। हाँ, फिर जब वो कहते हैं कि अपना थूक दिखाओ, तो लाल कमल खौलता हुआ घी उन पर फेंक देता है। राक्षस दर्द से तिलमिला जाते हैं। और सबसे बेहतरीन हिस्सा तो वो जीभ वाला है। बिल्कुल, जब राक्षस कहते हैं कि अपनी जीभ दिखाओ, तो लाल कमल दरवाजे की फांक से 2 नंगी तेज धार वाली तलवारें बाहर निकाल देता है। राक्षसों का लीडर उसे सच में जीभ समझकर खींचने की कोशिश करता है और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये सामने वाले के अहंकार और उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाना है। लाल कमल यहाँ पूरी तरह से रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा। लाल कमल ही जानता है कि राक्षस केवल शक्ति और भय की भाषा समझते हैं। वो उन्हीं के हथियार भय का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करता है। वो उनके दिमाग में ये भ्रम पैदा कर देता है कि अंदर बैठा इंसान उनसे भी बड़ा कोई दानव है। और जब राक्षस पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तब नीलकमल जागता है। नीलकमल अपनी जादुई विरासत का इस्तेमाल करता है। वह आराम छिड़ी विराम छड़ी वाला मंत्र पढ़ता है और बचे हुए सभी राक्षसों का खात्मा कर देता है। मतलब लाल कमल का तेज दिमाग और नील कमल की जादुई शक्ति, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये दोनों मिलकर एक ऐसा अभेद्य संतुलन बनाते हैं जिसे कोई भी पाश्विक शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से ये और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। उनकी पुरानी दुश्मन, वो राक्षसी रानी जो अब अपने राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है, उसे पता चल जाता है कि उसके भेजे हुए राक्षस मारे गए हैं। तो वो एक नई चाल चलती है। हाँ, वो आई और काई नाम के 2 राक्षस दूतों को भेजती है और खुद के बीमार होने का नाटक करती है। वो कहती है कि उसकी छाती और पीठ में कील चुभ गई है और इसके इलाज के लिए उसे राक्षसों के सिर का तेल चाहिए। और ये तेल लाने की जिम्मेदारी वो लाल कमल और नील कमल को सौंपती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। जब आप अपने दुश्मन को सीधे नहीं मार सकते तो आप उसे एक ऐसे मिशन पर भेज देते हैं जहां से उसका जिंदा लौटना नामुमकिन हो। क्योंकि राक्षसों के देश में जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। लेकिन वो दोनों भाई निकल पड़ते हैं। उनका तो जैसे मिशन ही यही है। हाँ। और इस सफर में एक ऐसा पल आता है जो इस पूरी कहानी का शायद सबसे भावुक और गहरा हिस्सा है। घने जंगल में एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दोनों भाई आराम कर रहे होते हैं। और तभी सांप आ जाता है। हाँ, वो देखते हैं कि एक सांप बैंगमा बैंगमी नाम के रहस्यमय पक्षियों के बच्चों को खाने वाला है। दोनों भाई बिना एक पल सोचे सांप को मार देते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। बच्चों को भूख लगी थी ना? बिल्कुल, पक्षी के बच्चे भूखे हैं और दोनों भाई बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली चीरकर अपना खून उन बच्चों को पिलाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। और जब बैंगमा बैंगमी पक्षी लौट कर आते हैं तो वो इस उपकार के बदले दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 दिन और 7 रात तक लगातार उड़ाते हुए राक्षसों के देश पहुंचा देते हैं। मुझे इस खून वाले हिस्से पर थोड़ी चर्चा करनी है। हाँ, बताइए। लोक कथाओं में अक्सर नायकों को मदद पाने के लिए अपने शरीर का ही कोई हिस्सा, जैसे यहाँ खून, क्यों देना पड़ता है? ये एक तरह का अल्टीमेट पेट फॉरवर्ड मूवमेंट लगता है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर हम इस कहानी की पूरी संरचना को देखें तो हम पाते हैं कि दुनिया 2 तरह के तत्वों से बनी है। एक तरफ वो हैं जो केवल दूसरों से लेते हैं, छीनते हैं और उनका शोषण करते हैं, जैसे वो राक्षस और राक्षसी रानी। बिल्कुल, उनका पूरा वजूद दूसरों का खून चूसने पर टिका है। वो परजीवी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नायक हैं। नायक वो नहीं है जो सिर्फ हथियार चलाना जानता हो। नायक वो है जो जीवन देने की क्षमता रखता है। और खून देना जीवन देने का सबसे बड़ा प्रतीक है। सही कहा। जब वे राजपुत्र अपना खून देते हैं तो वो एक तरह से प्रकृति के साथ एक समझौता कर रहे होते हैं। बुराई सिर्फ छीनना जानती है, अच्छाई बलिदान देना जानती है। मतलब आप प्रकृति को कुछ देते हैं और प्रकृति आपको बदले में वो रास्ता दिखाती है जो वैसे पार करना असंभव था। एकदम सही। प्रकृति केवल तभी आपकी मदद करती है जब आप उसके प्रति निस्वार्थ करुणा दिखाते हैं। लाल कमल और नील कमल जीवन बचाते हैं। इसी करुणा की वजह से उन्हें उस दुर्गम राक्षसी देश तक पहुंचने का साधन मिलता है। और जब वो उस राक्षसों के देश में पहुंचते हैं तो उनका सामना उस खूंखार राक्षसी नानी से होता है। वो भी एक बहुत मजेदार हिस्सा है। हाँ, नील कमल बड़ी चालाकी से खुद को उस नानी का नाती बताता है। लेकिन नानी कोई बेवकूफ नहीं थी।
वो परीक्षा लेने के लिए लोहे की उड़द खाने को देती है। अब एक आम इंसान लोहे की उड़द चबाएगा तो उसके दांत टूट जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन नीलकमल की सलाह पर लाल कमल बहुत ही सफाई से उस लोहे की उड़द को छुपा लेता है और अपने पास रखी असली उड़द को चबा चबा कर खाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नानी को यकीन हो जाता है कि ये सच में राक्षसों के ही खानदान का है। ये दृश्य हमें बताता है कि ताकतवर दुश्मन के घर में घुसकर उसे हराने के लिए आपको हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती। कई बार सामने वाले की उम्मीदों से खेलना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मतलब उन्होंने खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया। लेकिन इसके बाद जो नजारा सामने आता है वो किसी भयानक डरावने सपने जैसा है। राक्षसों के देश का असली रूप। हाँ, राक्षसों के देश का दृश्य इतना विभत्स है कि रूह कांप जाए। हर तरफ सड़े हुए इंसानों और जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। दुर्गंध इतनी तेज है कि कोई इंसान वहां एक पल भी खड़ा न रह सके। ये बुराई का असली परिणाम है। और इसी डरावने माहौल में कहानी अपने सबसे अहम मुकाम पर पहुंचती है। रात के वक्त जब सभी राक्षस शिकार के लिए बाहर जाते हैं, नीलकमल चुपचाप एक गहरे कुएं में उतरता है। वहां से वो एक सोने का डिब्बा निकालता है। ये डिब्बा इस पूरी कहानी का केंद्र है। बिल्कुल। इस डिब्बे के अंदर 2 ततैया मतलब वैस्प्स बंद है। एक ततैया का नाम है जीवन काठी, जिसमें दुनिया भर के सभी राक्षसों के प्राण बसे हैं, और दूसरी ततैया है मरण काठी, जिसमें उस धोखेबाज राक्षसी रानी के प्राण हैं। प्राणों को बाहर सुरक्षित रखना। हाँ, और मुझे इस कॉन्सेप्ट पर आपसे बात करनी है। ये मुझे हैरी पॉटर के हॉक्रक्स या आज के जमाने की किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसा लगता है ना। बिल्कुल सही तुलना है। जहां आपका सारा महत्वपूर्ण डेटा शरीर के बाहर सुरक्षित रखा होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर कोई इतना ताकतवर राक्षस है जिसके पास अपार शक्तियां हैं, तो वो अपनी जान किसी छोटे से कीड़े में रखकर उसे इतनी दूर कुएं में क्यों छुपाएगा? मतलब अपनी जान को अपने ही शरीर में रखना ज्यादा सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इस पूरी लोक कथा का दार्शनिक निचोड़ है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। बुराई बाहर से जितनी विशाल, अजेय और खौफनाक दिखती है, अंदर से वे उतनी ही खोखली और डरपोक होती है। अच्छा। हाँ, ये जीवन काठी और मरण काठी का कंसेप्ट हमें बताता है कि बुराई के पास अपनी कोई मूल आंतरिक शक्ति नहीं होती। वे दूसरों का खून चूसकर बड़ी होती है। इसलिए उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई ना कोई उसे खत्म कर देगा। मतलब जो जितना क्रूर होता है वो अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है। एकदम सही बात है। इसी निरंतर डर की वजह से बुराई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने से दूर किसी अंधेरी जगह पर छुपा कर रखना चाहती है। वह एक बाहरी स्रोत पर निर्भर हो जाती है। लेकिन सत्य और न्याय की रोशनी अंततः उस अंधेरे कुएं तक पहुंच ही जाती है। ये कंसेप्ट हमें सिखाता है कि किसी भी अत्याचारी या विशाल समस्या को हराने के लिए उसके बाहरी विशाल रूप से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सोने के डिब्बे को ढूंढने की जरूरत है जिस पर वो टिकी हुई है। पर नीलकमल बिल्कुल यही करता है। वो सीधे राक्षसों से युद्ध नहीं करता, बल्कि वो उस मूल स्रोत पर प्रहार करता है। और फिर क्या होता है? नीलकमल उस जीवन काठी ततैया का पहला पैर तोड़ता है और चमत्कारिक रूप से दुनिया भर में फैले सभी राक्षसों के पैर उसी पल टूट जाते हैं। ओह वाह! फिर वो ततैया के हाथ तोड़ता है तो राक्षसों के हाथ कटकर गिर जाते हैं, और अंत में जब वो उस ततैया की गर्दन काट देता है तो सभी राक्षस, यहाँ तक कि वो खूंखार बूढ़ी नानी भी, बिना कोई युद्ध लड़े उसी पल मारे जाते हैं। ये दृश्य बुराई के पतन की तेजी को दर्शाता है। जब आप समस्या की जड़ को काट देते हैं तो उसका बाहरी ढांचा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे ढहने में एक पल भी नहीं लगता। ये बहुत ही संतोषजनक दृश्य है। बुराई का वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है। और इसके बाद वे वापस लौटते हैं। हाँ, इसके बाद दोनों भाई नानी का कटा हुआ सिर और मरण काठी ततैया लेकर अपने देश लौटते हैं। जब राक्षसी रानी उन पर हमला करने आती है तो उन्हें तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बस मरण काठी को डिब्बे से बाहर निकालते हैं और उसे खत्म करते हैं, और रानी के प्राण वहीं उड़ जाते हैं। बुराई का पूर्ण विनाश। बिल्कुल। और रानी के मरते ही एक और चमत्कार होता है। राजा का वो सालों पुराना पैरालिसिस का रोग दूर हो जाता है। ये रहस्य सबके सामने खुलता है कि नीलकमल और लाल कमल असल में कोई और नहीं बल्कि अजित और कुसुम ही है। नील कुसुम और लाल कुसुम। हाँ, दोनों राज्यों को मिला दिया जाता है और राजकुमारियों के साथ उनका सुखी जीवन शुरू होता है। ये अंत केवल बुराई की हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये संतुलन और न्याय की वापसी की कहानी है। जो राजा पंगु हो गया था वो अपनी सत्ता वापस पा लेता है। रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों भाइयों ने अपने गहरे आघातों से भागने के बजाय उनका सामना किया और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हमें ये समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि समझदारी, सहयोग और करुणा किसी भी तरह के राक्षसी तंत्र या असंभव दिखने वाली समस्याओं को हरा सकते हैं। एकदम सही। लाल कमल और नील कमल का एक दूसरे पर जो अटूट भरोसा था, वही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा सोना और लोहा उन्हीं आग की भट्टियों में तपकर बनता है जिनसे हम गुजरते हैं। सही बात है। दर्द और आघात हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे की युद्ध के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। तो इस सफर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो इस कहानी से निकलकर सीधा हमारी असल जिंदगी से जुड़ता है। वो क्या है? अगर हम मान लें कि इंसान की जिंदगी भी किसी जीवन काठी में बसती है, शायद हमारा कोई सबसे बड़ा डर, हमारा अहंकार या हमारा कोई ऐसा गहरा लगाव जिसे खोने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, तो वो क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम इंसान भी अपनी उस सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया की नजरों से बचाकर किसी गहरे कुएं में, किसी सोने के डिब्बे में बंद रखते हैं, बस इसी डर से कि कहीं कोई उसे ढूंढ ना ले? हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। या फिर उस डिब्बे को खुद ढूंढना, उसे खोलना और उस डर का सामना कर लेना ही हमारी असली आजादी है? जब अगली बार हम अपने आप को किसी महफूज कमरे में बंद करके ये सोचें कि हम सुरक्षित हैं, तो शायद हमें एक बार उस सोने के डिब्बे के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जो बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर कहीं छुपा है। सच में ये एक ऐसा विचार है जिसे लेकर इस चर्चा के समाप्त होने के बाद भी गहराई से सोचा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।